कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे तो करो, और कर रहे हो तो गुड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज बारी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करें उससे पहले हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करनी होगी, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर। P vector is equal to mv vector. So momentum is the product of mass and velocity. Mass, that is scalar quantity, velocity, that is vector quantity. Therefore here we can say that obviously the momentum is vector quantity, right? Momentum is vector quantity. What will be the direction of momentum? Momentum will be in the direction of velocity. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगी. Whenever we say momentum, it means a linear momentum. There are two types of momentum, angular momentum and linear momentum. So whenever we speak momentum, it means linear momentum. This is linear momentum. So P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर. अब यहाँ से आप लोग इसका यूनिट भी निकाल सकते हो. मास का क्या हो जाएगा kg और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का यूनिट क्या बने kg मीटर पर सेकेंड. क्या ठीक? नाउ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स. एक्चुअली फोर्स इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. बट पहले कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन लाते हैं. सपोज वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉडी, वन दैट इज हैवी बॉडी एंड अनदर दैट इज लाइट बॉडी. इनिशियली बोथ द बॉडीज आर एट रेस्ट एंड वी वांट टू ब्रिंग देम इन मोशन. बोथ द बॉडीज आर एट रेस्ट, one that is heavy body, another that is light body. We want to bring them in motion, raised to motion, right? दोनों को मोशन में लाना है तो क्या करना होगा? कुछ फोर्स लगाना होगा, तभी ये अपना स्टेट चेंज करेंगे, है कि नहीं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अगर रेस्ट पे हैं और उसका स्टेट चेंज करवाना है तो कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा. सो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग देम इन मोशन विथ सेम स्पीड, having same speed in same time, same speed in same time, then on this heavy body greater force is required to be applied. We should apply greater force on this heavy body. In comparison to फोर्स अप्लाइड ऑन लाइट बॉडी. इस पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होगा, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा अगर उसे सेम टाइम में उतनी ही स्पीड पे लाना है तो. सो मास दैट इज वन इम्पोर्टेंट पैरामीटर. दोनों को ही मोशन में लाना है तो मास एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है. जिसका मास ज़्यादा है उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा, जिसका मास कम है उसके ऊपर फोर्स भी कम लगाना होगा. मान लो कि ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी, बोथ आर मूविंग विथ सेम स्पीड एंड वी वांट टू ओपोज देयर मोशन. देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू अप्लाई ऑपोजिट फोर्स ऑन दिस टू बॉडीज. तो दोनों को रेस्ट पे लाने के लिए भी फोर्स लगाना होगा. अगर मोशन में आ चुके हैं तो रेस्ट पे लाने के लिए भी कुछ फोर्स लगाना होगा. तो कौन सी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? सपोज दे आर मूविंग विथ सेम स्पीड एंड वी वांट टू ब्रिंग देम टू रेस्ट. देन हियर ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस हैवी बॉडी, यस और नो, एंड लेस अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस लाइट बॉडी. Therefore we can say that this mass plays important role while studying about motion. मोशन पढ़ रहे हैं तब मास का भी एक रोल
है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड की बात करें तो स्पीड का कोई रोल है? तो हाँ, स्पीड का भी रोल है। तो स्पीड का रोल कैसे? व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, देन bullet fired from gun will hit the target or it will hurt. Bullet fired from gun will damage or pierce the target, right? Bullet fired from gun will damage or pierce the target. But if someone throws that bullet with moderate speed, if bullet is moving with moderate speed, then it will not cause मच डैमेज, राइट? ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। मान लो किसी के ऊपर बुलेट फायर की गई गन से, तो क्या होगा? तो सामने वाला इंसान जो है वो इंजर्ड हो जाएगा। पर उसी को अगर बुलेट हाथ में लेके फेंकी जाए तो क्या होगा? उसको इतना हर्ट करेगा नहीं। तो स्पीड इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पैरामीटर। स्पीड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर, इसका भी रोल है। राइट? सो मास एंड स्पीड बोथ आर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। व्हेन two stones are dropped, थोड़ा सा ऊपर चला गया, when two stones are dropped from some height, then what will happen? It will be easier to catch light stone, right? When two stones are dropped from some height, दोनों को कुछ हाइट से फेंका जाए तो किसे कैच करना आसान रहेगा? लाइट स्टोन को, क्या ठीक? तो मास और स्पीड दोनों ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं। अगर स्पीड सेम है तो मास को देखना होगा कौन ज़्यादा हार्म कर सकता है, ठीक है? कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। सो मास एंड स्पीड बोथ आर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। सो एक्चुअली वी कैन से दैट मोमेंटम, that is product of mass and velocity, it plays important role when we study motion, important role in the study of motion। अब तक हमने 3 चीज़ें ही कंसिडर की थी मोशन के लिए। क्या कंसिडर किया था? वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक। अब नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की है जिसे बोला जाता है मोमेंटम। दिस मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प्स अस बाय स्टडिंग मोशन। तो जब भी मोशन को पढ़ रहे हैं तो मोमेंटम का भी एक अच्छा खासा रोल है। तो क्या समझ में आ गया मोमेंटम? एकदम परफेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लें तो आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं वो बॉल को
कैच कैसे करते हैं? जब भी उनके पास बॉल आ रहा होता है तो जनरली जब भी वो कैच करते हैं तो अपना हाथ जो है वो कैच करने के टाइम पीछे की तरफ लेते हैं। ध्यान से देखना, वो कैच करने के लिए अपना हाथ, जब भी बॉल उनकी तरफ आता है तो धीरे धीरे वो अपना हाथ पीछे की तरफ लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो बॉल को कैच करते हैं। जब उसी की जगह कोई फ्रेश क्रिकेटर हो, मान लो कि कोई भी इंसान खेल रहा है, अभी स्टार्ट किया है सीखना, तो वो कैसे कैच करेगा? इमीडिएटली जैसे ही बॉल आया उसने कैच कर लिया। अगर वो अपने हाथों को पीछे नहीं ले रहा है, अपने हाथों को पीछे नहीं ले रहा है, तो वो बॉल उसे हार्म कर सकती है ज़्यादा। उसी बॉल को जो स्पीड से आ रही थी, वही बॉल जब क्रिकेटर कैच कर रहा है, अच्छा प्लेयर कैच कर रहा है, तो वो अपने हाथ पीछे लेके जाके कैच करेगा। तो अपना हाथ पीछे ले रहा है मतलब वो क्या बढ़ा रहा है? टाइम, कुछ टाइम ले रहा है उसे कैच करने में। और सिंपल, कोई भी नया फ्रेशर है, कोई नया खिलाड़ी है, ठीक है, जिसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, तो वो इमीडिएटली उस बॉल को कैच करने का ट्राई करेगा और वो बॉल जो है वो उसे हार्म करेगी, कुछ फोर्स ज़्यादा ही होगा उसके ऊपर। तो जब भी हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है मोमेंटम और दूसरा है टाइम। ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोमेंटम और एक टाइम। तो फोर्स पे आते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। क्या मोमेंटम समझ में आ गया? और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लें तो मान लो हमारे पास दो बॉडी है, वन दैट इज हैवी बॉडी, फिर से वही हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी। सपोज वी अप्लाई some force when we apply some force for certain time interval, when we apply some force for certain time interval, then what will happen? मुझे बता क्या होगा? दोनों के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऑन हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी वी अप्लाई सम फोर्स फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल, देन व्हाट विल हैपन? लाइट बॉडी will move with greater speed. लाइट बॉडी विल मूव विथ ग्रेटर स्पीड। अगर दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाया, सेम टाइम के लिए लगाया, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? मुझे बताओ, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? लाइट बॉडी की। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। कोई भी दो बॉडी ले लो, एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी, दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ सेम टाइम के लिए, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? किसकी रफ्तार ज़्यादा होगी? लाइट बॉडी की। सो लाइट बॉडी विल मूव विथ ग्रेटर स्पीड। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट thus the same force applied for same time causes same change in momentum of different bodies. The same force applied for same time causes same change in momentum of different bodies. मतलब मान लो दो बॉडी हैं, हैवी बॉडी का मास है m1 और इसने रफ्तार पकड़ी v1, लाइट बॉडी का मास है m2, इसने रफ्तार पकड़ी v2। मास किसका ज़्यादा? हैवी बॉडी का, और इसका क्या है? कम। पर स्पीड किसकी ज़्यादा? लाइट बॉडी की, और इसकी कम। क्या ठीक? अगर दोनों स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं तो दोनों की मोमेंटम क्या हो जाएगी? सेम। P1 विल बी इक्वल टू P2। द सेम फोर्स अप्लाइड फॉर सेम टाइम कॉजेज सेम चेंज इन मोमेंटम ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो डिफरेंट बॉडीज़ पे अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाएगा सेम टाइम के लिए,
तो मोमेंटम में चेंज जो आएगा, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। हाँ, इनिशियली मोमेंटम जो भी थी, इनिशियली ये रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे थी, तो दोनों की मोमेंटम क्या थी, 0। ठीक है, फिर जब उनके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया तो क्या हुआ, when we apply some force for certain time interval, then light body will move with greater speed, therefore momentum will change, so change in momentum of both the bodies will be same। चल, यहाँ से इतना तो पता चल गया कि अगर सेम टाइम के लिए सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो तो कैसा होगा, सेम। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल कंसिडर किए उसमें हमने सिर्फ स्पीड और मास की बात की। किसकी बात की, स्पीड और मास की। बट वेलोसिटी दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो अब डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन की बात करूं तो सपोज वी हैव वन स्टोन टाइड विथ वन स्ट्रिंग एंड इफ वी रोटेट इट इन अ सर्कल then what will happen? Suppose length of the string that is L and mass of the stone that is M, and suppose if we rotate it with same speed on a circle, then what will happen? The speed that is same, speed that is same, स्पीड इज सेम, मास भी सेम है, पर डायरेक्शन सेम नहीं है। हर जगह वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। क्या दिख रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने की वजह से हम बोल सकते हैं द स्टोन इज परफॉर्मिंग सम एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्या ठीक? स्पीड सेम होने से हम नहीं बोल सकते कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम, राइट? वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है मोमेंटम भी चेंज हो रही है। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम में भी कुछ चेंज आ रहा है। हियर इफ यू वांट टू मूव दिस स्टोन विथ ग्रेटर स्पीड देन ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। वी शुड अप्लाई ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स टू मूव दिस स्टोन विथ ग्रेट स्पीड। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। सो टू मूव द स्टोन विथ ग्रेट स्पीड लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स should be applied, right? ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। if radius of circular path is small, then also large amount of force should be applied। ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर स्पीड बढ़ानी है तो ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर रेडियस कम है, छोटा सा सर्कल घुमा रहे हो तो भी ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय आवर हैंड्स। हम घुमा रहे हैं इसको, इस स्टोन को सर्कुलर पाथ में हम ही तो घुमा रहे हैं। अगर हम घुमा रहे हैं तो अब हमारे हैंड से हम उसको फोर्स दे रहे हैं। अगर स्पीड बढ़ानी है तो ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर रेडियस कम कर रख रहे हो, छोटे से सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो भी ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। आप एक स्ट्रिंग ले लेना, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं, पर अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कम करोगे, ठीक है, लेंथ कम कर दोगे स्ट्रिंग की, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स हियर ग्रेटर इज द मोमेंटम, greater is the change in momentum, then greater amount of force we should apply. Greater is the change in momentum, then
greater force is required. Greater is the change in momentum, then greater force is required. ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, कम मोमेंटम है, कम मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो कम फोर्स लगाना होगा. सो फोर्स इज रिलेटेड टू चेंज इन मोमेंटम. एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. कितने समय में, ठीक है, ये मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसके साथ रिलेटेड है फोर्स. तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा, फोर्स इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेता उससे पहले आप लोगों को मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर करवाना जरूरी था. तो आशा रखता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा. अब हम कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करें उससे पहले इतना आप लोगों को लिख लेना चाहिए. मोमेंटम के बारे में समझ लिया, क्या मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर है? अब आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे. व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to the rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force and take place in the direction in which force acts. So this is Newton's second law of motion. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force. It means rate of change in momentum, that is delta p by delta t. This is the rate of change in momentum. Here they have used word the rate of change of momentum. It is not change of momentum. Change of momentum, that is delta p. Rate of change of momentum, it means change in momentum with respect to time. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Suppose applied force, that is F. So delta p vector by delta t is directly proportional to F vector and take place in the direction in which force acts. It means whatever is the direction of force, same is the direction of change in momentum. So change in momentum will be in the direction of force. This is Newton's second law of motion. So Newton's second law of motion, that is rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force and take place in the direction in which force acts. Now here, if we remove proportionality sign, then what we have to do? Whenever we remove proportionality sign, at that time we have to multiply some constant. So that constant I am taking k. So delta p vector by delta t is equal to k f vector. तो ये हमें मिला डेल्टा p वेक्टर बाय डेल्टा t का इक्वेशन. सपोज इनिशियली बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. initial velocity, that is vector v, and final velocity I am taking vector v plus delta v. So this is the change in velocity. So change in momentum, delta p vector is equal to, what is delta p vector? Change in momentum, that is m delta v vector. Yes or no? p vector, that is mv vector, then change in velocity, that is m into vector v plus delta v vector minus mv vector. करना है, चलो करके दिखाता हूँ. डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू, पहले लिख देते हैं फाइनल पी एफ माइनस पी आई वेक्टर. चलो ये क्या बनेगा, m p, that is m into v, तो m
वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर माइनस एम वी वेक्टर, तो ये क्या बनेगा एम वी वेक्टर प्लस एम डेल्टा वी वेक्टर माइनस एम वी वेक्टर. सो डेल्टा पी वेक्टर इज नथिंग बट m delta v vector. This is the rate of, this is the change in momentum, that is m delta v vector. Now rate of change in momentum, that is delta p vector by delta t, that is nothing but m delta v vector by delta t, right? This is delta p vector by delta t. Now here if we limit the time interval, then taking delta t tends to 0. If we consider small time interval, then limit delta t tends to 0, delta p vector by delta t is nothing but dp vector by dt. So this is the rate of change in momentum. So limit delta t tends to 0, delta p vector by delta t is nothing but dp vector by dt, and this is nothing but applied force, because rate of change of momentum is directly proportional to applied force. So dp vector by dt, therefore dp vector by dt is equal to kf vector, kf vector. So at particular time, at any particular time when we apply the force, at the time rate of change in momentum, that is dp vector by dt. Now I want to obtain the relation between force and acceleration. किसके बीच में रिलेशन लाना है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन. उसके बीच में रिलेशन लाएं, उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. dp vector by dt is equal to kf vector. From this we can write dp vector by dt is equal to kf vector. What is p? That is mv. So d by dt of mv vector is equal to kf vector. Therefore m dv vector by dt is equal to kf vector. Therefore this is ma vector is equal to kf vector. So m into vector a is equal to kf vector. अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेल्टा p वेक्टर बाय डेल्टा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f वेक्टर, और हमने लिखा डेल्टा p वेक्टर बाय डेल्टा t इज इक्वल टू kf वेक्टर. आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है f वेक्टर इज इक्वल टू k डेल्टा p वेक्टर बाय डेल्टा t, तभी यहाँ पे मिल रहा है kma वेक्टर. सो f वेक्टर इज इक्वल टू kma वेक्टर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा थियरी में. f वेक्टर इज इक्वल टू kma वेक्टर और ma वेक्टर इज इक्वल टू kf वेक्टर. हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन, हियर वैल्यू ऑफ k इज नॉट अवेलेबल. वी आर गोइंग टू डिफाइन द units of this force, mass and acceleration such that we get value of k to be 1. यहाँ पे भी k सब्स्टिट्यूट कर दो 1, तो क्या बनेगा f वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर. यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 रख दो, क्या बनेगा f वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर. सो हियर वी शुड डिफाइन यूनिट ऑफ force such that we get k is equal to 1. So in SI system, what is the unit of mass? That is kg. What is the unit of acceleration? That is meter per second square, right? In SI system, unit of mass that is kg, unit of acceleration that is meter per second square. So we are going to define unit of force to be 1 Newton such that when force of 1 Newton is applied to a body of mass 1 kg, then it accelerates
then it accelerates with acceleration 1 meter per second square. So 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. So unit of force that is Newton. Unit of force that is Newton. याद रखें फोर्स का यूनिट क्या बना? न्यूटन. सो इन एसआई सिस्टम 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमने ऐसा यूनिट लिया हुआ है जिसके लिए हमें क्या मिल रहा है? 1. सो वी कैन राइट F वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर, एंड फ्रॉम दिस we can say that force is directly proportional to product of mass and acceleration. Force is directly proportional to, k हटाओ तो क्या बनेगा? Force is directly proportional to mass and acceleration. क्या ठीक? समझ में आया? एकदम परफेक्ट. चलिए इतना लिख लो. क्या मोमेंटम समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट. क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर है? क्या ठीक? बट स्टिल सम पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आई हैव टू डिस्कस, बट दैट पॉइंट्स आई विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. आज तक के लिए इतना ही. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.